एवरीवन, वेलकम बैक टू यू विद्यार्थी। आई एम आकांक्षा, योर इंग्लिश टीचर। और आज हम करने वाले हैं आपके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स एनसीईआरटी वाले। तो चलिए आइए, उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देती हूँ। तो आपने करना क्या है, अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या पढ़ाई लिखाई में आ रही है और ढूंढ रहे हैं ऑल इन वन एक प्लेटफॉर्म जहां पर आपको सब कुछ मिल जाए एक ही साथ, वो भी मुफ्त में, तो भाई वो यही प्लेटफॉर्म है। आपने जाना है www.evidyarthi.in पर और आपने डाउनलोड कर लेना है एमसीक्यू सॉल्यूशन, सैंपल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के आपको पेपर भी मिल जाने वाले हैं। साथ ही साथ आपकी बुक पीडीएफ फॉर्म में वीडियोस, नोट्स, समरी सब मिल जाने वाला है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो बच्चों, वेलकम। तो आज हम आपकी बुक हार्वेस्ट हिम से एक बहुत ही मजेदार मैचिंग एक्सरसाइज को साथ में सॉल्व करने वाले हैं। आई होप आप सब रेडी हैं। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो आज का हमारा चैलेंज है मैचिंग। सिंपल है, हमें हर स्टैंजा की मेन आइडिया को उसके करेक्ट स्टैंजा नंबर के साथ मैच करना है। सो लेट्स डिस्कस। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए। राइट द स्टैंजा नंबर फॉर द मेन आइडिया ऑफ ईच स्टैंजा गिवन बिलो। नंबर 1, द स्पीकर्स recognize the Lord's kindness and praise him for nourishing the field. Number 2, the speakers praise the generosity of the creator of the universe who ensures a rich harvest. Number 3, the speakers devote their lives and work as a mark of respect to the Lord and seek his support, wisdom and care. And finally, number 4, the speakers pay homage to the earth and appreciate her role in supporting life by dedicating their harvest. मतलब हमें इन चारों सेंटेंसेस के लिए सही स्टैंजा नंबर ढूंढना है। सिंपल। चलिए अब इस पजल को सॉल्व करने का टाइम आ गया है। आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ आंसर्स लिखिए। रेडी हो जाओ। ओके, सो पहला पॉइंट है द स्पीकर्स recognize the Lord's kindness and praise him for nourishing the field। इसका मतलब है कि स्पीकर्स यानी बोलने वाले भगवान की दया को समझ रहे हैं और खेत को पोषण देने के लिए उनकी तारीफ कर रहे हैं। तो सोचिए जरा, ये कौन सा स्टैंजा हो सकता है? और इसका सही जवाब है स्टैंजा 1। बिल्कुल सही। ये इसलिए है क्योंकि पोएम के पहले स्टैंजा में ही स्पीकर्स भगवान की काइंडनेस यानी उनकी दया के बारे में बात करते हैं, जिनकी वजह से खेत में अनाज उगा और बड़ा हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, द स्पीकर्स प्रेज द जेनरोसिटी ऑफ द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स हु एंश्योर्स अ रिच हार्वेस्ट। यानी स्पीकर्स इस पूरे यूनिवर्स को बनाने वाले की दानशीलता की तारीफ कर रहे हैं, जिन्होंने इतनी अच्छी फसल दी है। सोचो इसका आंसर क्या होगा? यस, इसका करेक्ट मैच है स्टैंजा 2। ऐसा इसलिए क्योंकि स्टैंजा 2 में क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स की जेनरोसिटी यानी उनकी उदारता पर ही जोर दिया गया है, जिसके कारण इतनी रिच हार्वेस्ट हुई है। वेल डन। ग्रेट, हम लोग आधा एक्सरसाइज कर चुके हैं। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 3, द स्पीकर्स डिवोट देयर लाइव्स एंड वर्क एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू द लॉर्ड एंड सीक हिज सपोर्ट, विजडम एंड केयर। यहां पर स्पीकर्स अपनी पूरी जिंदगी और अपना काम दोनों ही भगवान को अर्पण कर रहे हैं और उनसे सपोर्ट, विजडम और केयर मांग रहे हैं। और इसका सही जवाब है स्टैंजा 4, क्योंकि स्टैंजा 4 में ही स्पीकर्स अपने लाइफ और वर्क को भगवान के लिए डेडिकेट करने की बात करते हैं और उनसे सपोर्ट, विजडम यानी ज्ञान और केयर यानी देखभाल मांगते हैं। एंड हियर वी आर, आखिरी पॉइंट पर। पॉइंट नंबर 4, द स्पीकर्स पे होमेज टू द अर्थ एंड अप्रिशिएट हर रोल इन सपोर्टिंग लाइफ बाय डेडिकेटिंग देयर हार्वेस्ट। इसका मतलब है कि स्पीकर्स धरती माँ को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और जीवन को सपोर्ट करने में उनके रोल की तारीफ कर रहे हैं। चलो बताओ इसका क्या जवाब होगा? और इसका बिल्कुल सही मैच है स्टैंजा 3। फैंटास्टिक। स्टैंजा 3 पूरी तरह से धरती माँ को थैंक यू कहने के बारे में है, क्योंकि वही तो हम सबको और सारे जीवन को सपोर्ट करती हैं। बहुत अच्छा किया। तो अब हम सारे करेक्ट आंसर्स को एक साथ एक ही स्क्रीन पर देखेंगे। आप अपनी नोटबुक में चेक कर सकते हैं कि आपके सारे आंसर्स सही हैं या नहीं। चलिए क्विक रिवीजन करते हैं। पॉइंट नंबर 1 का आंसर है स्टैंजा 1, पॉइंट 2 का है स्टैंजा 2, पॉइंट 3 का है स्टैंजा 4 और आखिरी पॉइंट नंबर 4 का सही आंसर है स्टैंजा 3। आई होप आप सबने अपने आंसर्स अच्छे से मैच कर लिए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। हमें यहाँ एक सेंटेंस दिया गया है और उसमें दिए गए ऑप्शंस में से सही वर्ड चुनकर उस ब्लैंक को फिल करना है। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। Okay, so question number 1 is, the setting of the poem is a rural landscape, possibly during a blank festival. And your two choices are harvest or religious. तो इसका मतलब है कि पोएम का सेटिंग यानी वो जगह जहां पोएम हो रही है एक रूरल लैंडस्केप है, मतलब एक गांव का इलाका, और वहां शायद कोई फेस्टिवल चल रहा है। तो वो कौन सा फेस्टिवल हो सकता है, हार्वेस्ट या रिलीजियस? सोचिए जरा। That's absolutely correct. The answer is harvest. यह इसलिए सही है क्योंकि पूरी पोएम फसल की कटाई यानी हार्वेस्ट के बारे में है और उसके बाद जो जश्न मनाया जाता है उसके बारे में है। तो इस ब्लैंक में आएगा हार्वेस्ट। चलिए इसको अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। Fantastic. Let's look at the next question now. Question number 2 says, the tone of the poem is respectful and celebratory because it praises blank with deep respect and gratitude. Your options are the men and women or nature and the Lord. तो इसमें पूछा जा रहा है कि पोएम का जो टोन है वो रिस्पेक्टफुल और सेलिब्रेटरी यानी आदर से भरा और जश्न मनाने वाला क्यों है, वो किसकी प्रशंसा कर रहा है?
एक्सलेंट। द करेक्ट आंसर इज नेचर एंड द लॉर्ड। ऐसा इसलिए है बच्चों क्योंकि ये पोएम एक हिम है। हिम का मतलब होता है एक प्रार्थना गीत, और इसमें प्रकृति की अलग अलग शक्तियों को और भगवान को यानी नेचर और लॉर्ड को उनकी ब्लेसिंग्स के लिए थैंक यू कहा जा रहा है। Okay, here is the last fill in the blank question. In the line, Thou art our hands and our heart and our home, the letter H is capitalized because, and there's a blank. The options are, first, it represents the hard work of farmers, or second, God resides in them. ये थोड़ा सा tricky है, सोचिए कि H को capital क्यों लिखा गया है। So the correct answer here is God resides in them. देखिए, जब हैंड्स, हार्ट और होम जैसे शब्दों का पहला लेटर कैपिटल लिखा जाता है, इसका मतलब है कि उन्हें एक बहुत ही ऊंचा, एक डिवाइन दर्जा दिया जा रहा है। ये इस बात को दिखाता है कि उनके काम में, उनके दिल में और उनके घर में हर जगह भगवान का वास है। ग्रेट वर्क एवरीवन। अब हम अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमें पोएम की कुछ लाइंस दी जाएंगी और हमें उसमें यूज हुई पोएटिक डिवाइस को पहचानना है। रेडी? So the question is to identify the poetic device in these two lines. Let me read them for you. The first line is, Bright and munificent Lord of the Morn. And the second line is, We bring thee our lives and our labors for tribute. इन lines को ध्यान से सुनिए और सोचिए कि इनमें क्या खास बात है। एंड द आंसर इज एलिटरेशन। ये एक पोएटिक डिवाइस है। एलिटरेशन तब होता है जब एक ही लाइन में आसपास के शब्दों की शुरुआत एक ही लेटर की साउंड से होती है, मतलब एक ही अक्षर की आवाज बार बार रिपीट होती है। अब देखिए यहाँ कैसे हो रहा है। पहली लाइन में म्यूनिफिसेंट और मोर्न दोनों एम की साउंड से शुरू होते हैं, है ना? और दूसरी लाइन में लाइव्स और लेबर्स दोनों एल की साउंड से शुरू हो रहे हैं। इसीलिए यहाँ जो पोएटिक डिवाइस यूज हुई है वो है एलिटरेशन। सिंपल है ना? तो ये रही हमारी स्क्रीन। चलिए शुरू करते हैं। ओके बच्चों, तो ये है हमारा क्वेश्चन। लेट्स रीड द इंस्ट्रक्शंस टुगेदर। आईवी, मैच द लाइंस फ्रॉम द पोएम इन कॉलम 1 विद देयर एक्सप्रेशंस इन कॉलम 2. Choose the appropriate poetic device from the box given below and write in column 3. ऊपर बॉक्स में हमें कुछ poetic devices दिए गए हैं। Imagery, alliteration, simile, metaphor, personification. तो हमें करना क्या है? कॉलम 1 की लाइंस को कॉलम 2 के एक्सप्रेशंस के साथ मैच करना है और फिर सही poetic device को कॉलम 3 में लिखना है। चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं। All right, let's start with the first piece of the puzzle. हम पहली लाइन से शुरू करेंगे। तो हमारी पहली लाइन है स्वीट एंड omnipotent मदर। अब सोचो इसका सही एक्सप्रेशन क्या होगा और इसमें कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज हुई है। सो स्वीट एंड omnipotent मदर का करेक्ट मैच है एक्सप्रेशन नंबर 3, द अर्थ इज बीइंग गिवन ह्यूमन लाइक क्वालिटीज, और इसके लिए सही पोएटिक डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन। चलो इसको टेबल में लिख लेते हैं। तो ये पर्सोनिफिकेशन क्या होता है बच्चों? जब हम किसी नॉन लिविंग चीज को यानी बेजान चीज को इंसानों जैसी क्वालिटीज दे देते हैं, उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। यहाँ पर अर्थ को मदर कहा गया है। अब मदर तो एक ह्यूमन होती है ना? तो हमने अर्थ को एक ह्यूमन क्वालिटी दे दी। समझ आया? सिंपल है। ग्रेट, बहुत अच्छा स्टार्ट था। चलो अब हमारी पजल के सेकंड पार्ट पर चलते हैं। हमारी सेकंड लाइन है द वेल्थ ऑफ आवर वैलीज न्यू गार्नर्ड एंड राइप। इस लाइन को पढ़कर आपके दिमाग में क्या आता है? कैसी पिक्चर बनती है? सोचो जरा। ओके, लेट्स सी द आंसर। इसका करेक्ट मैच है ऑप्शन नंबर 1, क्रिएट्स अ क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ द सीन एंड अपील्स टू द सेंसेस। और ऐसी पोएटिक डिवाइस को हम कहते हैं इमेजरी। तो इमेजरी क्या है? ये ऐसे डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स का यूज है जिससे हमारे सेंसेस यानी हमारी देखने, सुनने, सूंघने, टेस्ट करने या टच करने की शक्ति एक्टिव हो जाती है। जब आप पढ़ते हो द वेल्थ ऑफ आवर वैलीज न्यू गार्नर्ड एंड राइप, तो आपके मन में हरी भरी वादियों और ताजे कटे हुए फसल की एक तस्वीर बन जाती है ना? बस यही इमेजरी का कमाल है। वाह, बहुत अच्छा कर रहे हो। अब हम एक्सरसाइज के आखिरी पार्ट पर आ गए हैं। लेट्स कंप्लीट द टेबल। और हमारी आखिरी लाइन है दाउ आर द सीड एंड द साइड्स। ये हमारी पजल का आखिरी टुकड़ा है। चलो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। एंड हियर्स द फाइनल मैच, दाउ आर द सीड एंड द साइथ। मैच होता है नंबर 2 से, जो कहता है इम्प्लाई कंपैरिजन ऑफ ग्रोथ एंड रीपिंग विद बिगिनिंग एंड एंड ऑफ ऑल लाइफ। और इसके लिए हमारी आखिरी पोएटिक डिवाइस है मेटाफोर। और देखो हमारी टेबल पूरी कंप्लीट हो गई। तो मेटाफर क्या होता है? ये एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम दो अलग अलग चीजों को डायरेक्टली कंपेयर करते हैं बिना लाइक या एज जैसे वर्ड्स यूज किए। यहाँ दाव को सीधा द सीड और द साइथ कहा गया है। सीड का मतलब शुरुआत और साइथ का मतलब अंत। ये एक पावरफुल डायरेक्ट कंपैरिजन है। आया समझ? और ये हो गया, हमने पूरी एक्सरसाइज सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली है। So I hope आपको क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। Thank you so much for watching. So do like, subscribe and share. Bye bye.